हेलो फ्रेंड, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। फ्रेंड्स, इस समय जो है सीटेट आपका मैथ्स पेडागोजी चल रहे हैं। तो सीटेट मैथ पेडागोजी में हम इस समय राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा पढ़ रहे हैं जो आपकी मैथ से रिलेटेड है। मैथ से रिलेटेड ही हमने इसमें उद्देश्य आपको बताए हैं, उसी से रिलेटेड हम आपको पाठ्यक्रम, सिफारिशें और समस्याओं को बताएंगे। उसके बाद हम जो है इसमें आपका जो ऑल सब्जेक्ट कंबाइंड एनसीएफ पढ़ाएंगे। तो ये देखिएगा, आज हम इस पे बात करेंगे। आज हम इसके पाठ्यक्रम पे बात करेंगे कि मैथ्स के पाठ्यक्रम क्या बताए गए हैं प्राइमरी और जूनियर दोनों में, सिफारिशें क्या बताई गई हैं, कैसी चीज़ें होनी चाहिए, एनसीएफ 2005 ने कौन सी सिफारिशें दी हैं, और उसके बाद समस्याएं क्या क्या बताई गई हैं कि कौन कौन सी समस्याएं हैं हमारी शिक्षण विधियों में या पढ़ाई में। तो इन तीन चीज़ों को हम आज देखेंगे। इससे पहले हमने एनसीएफ के बारे में जान लिया था और उसके उद्देश्यों के बारे में जान लिया था। तो आज हम इसको देखते हैं। और क्या है ये राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 यानी कि एनसीएफ 2005, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ओके, तो ये हो गई इसकी इंग्लिश। तो ये पूरा एनसीएफ 2005 हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है। यहाँ पे हम केवल मैथ से रिलेटेड एनसीएफ को ही देख रहे हैं, उसके बाद हम बाकी चीज़ों को देखेंगे। तो आइए सीधे हम डिटेल में जानते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि आपकी केवीएस की भी वैकेंसी आ गई है, वहाँ ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। पेडागोजी में सारी चीज़ें आएंगी। तो आइए देखते हैं, पहले हम आगे चलते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम उद्देश्यों की। तो पहले हम नॉर्मल उद्देश्य जानेंगे ओवरऑल मैथ्स के लिए, फिर उसके बाद हम जानेंगे कि प्राथमिक स्तर पर कैसा उद्देश्य नहीं पाठ्यक्रम। तो हम प्राथमिक स्तर पर जानेंगे कैसा पाठ्यक्रम होना चाहिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर जानेंगे कैसा पाठ्यक्रम होना चाहिए। इससे पहले हमने उद्देश्यों को भी जान लिया है कि प्राथमिक स्तर पर कैसे उद्देश्य होने चाहिए और उच्च प्राथमिक स्तर पर कैसे उद्देश्य होने चाहिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पाठ्यक्रम एनसीएफ 2005 के अनुसार क्या बताया गया है कि गणित का पाठ्यक्रम कैसे होना चाहिए। ओके, किसके अनुसार बताया गया है? एनसीएफ 2005 के अनुसार, ये याद रखिएगा। तो इसमें बताया गया कि पाठ्यक्रम जो है महत्वाकांक्षी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पाठ्यक्रम जो है महत्वाकांक्षी होना चाहिए, यानी कि बच्चे थोड़ा उच्च उद्देश्यों को प्राप्त करें, यानी उच्च सोच को उच्चतम स्तर तक सोचें, यानी उच्च उद्देश्यों को बच्चे प्राप्त कर सकें। तो इसलिए क्या होना चाहिए? महत्वाकांक्षी होना चाहिए, पाठ्यक्रम प्राप्त कर सकें। एक मिनट रुकिएगा। ओके, तो हम क्या देखते हैं कि पाठ्यक्रम महत्वाकांक्षी होना चाहिए कि बच्चे, यहाँ क्या होता है, बच्चों में थोड़ा उच्च सोच का विकास होता है कि बच्चे उच्च उद्देश्यों को प्राप्त कर सके। फिर उसके बाद आता है कि सुसंगत पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? सुसंगत होना चाहिए। बात करें सुसंगत का मतलब कि इसमें कि ऐसा होना चाहिए कि बच्चे विभिन्न प्रकार की विधियों का यहाँ पर प्रयोग कर सके। किसका प्रयोग कर सके? विभिन्न प्रकार की विधियों का प्रयोग कर सके। विभिन्न प्रकार की विधियों का बच्चे क्या है, प्रयोग कर सके। तो ऐसा क्या होना चाहिए? सुसंगत होना चाहिए कि बच्चे ऐसा हो कि किसी भी प्रकार की विधियों को या अपने भी नियम को बच्चे लगा सके यहाँ पर। तो हमने महत्वाकांक्षी देखा, सुसंगत देखा, और हम देखते हैं कि गतिविधियों पर केंद्रित होना चाहिए। पाठ्यक्रम जो है गतिविधियों पर केंद्रित होना चाहिए, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें हो गई। फिर देखते हैं जीवंत वास्तविकताओं से संबंधित होनी चाहिए। पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो बच्चों की लाइफ को रिलेट करे, यानी उनके जीवन से संबंधित हो, जीवन से संबंध स्थापित करे, ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए। फिर आगे बात करते हैं प्रतिदिन की भाषा, गणितीय परिस्थिति की भाषा, समस्याओं को हल करने की भाषा एवं गणितीय परिस्थिति में भाषा का प्रयोग होना चाहिए, यानी कि हर चीज़ में जो है भाषा का प्रयोग होना चाहिए। एक बार और देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा माइक। ओके, चलिए देखते हैं प्रतिदिन की भाषा क्या है। प्रतिदिन की भाषा, गणितीय परिस्थिति की भाषा, एक मिनट। ओके, प्रतिदिन की भाषा, गणितीय परिस्थिति की भाषा, समस्याओं को हल करने की भाषा और गणितीय परिस्थिति में भाषा का प्रयोग पूरा होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें, और यहाँ पर रटने पर बल नहीं दिया गया है। क्या चीज़ है? रटने पर बल नहीं दिया गया। फिर से एक बार ध्यान से देखिए, पाठ्यक्रम में प्रतिदिन की भाषा, गणितीय परिस्थिति में भाषा, गणितीय परिस्थिति की भाषा, समस्याओं को हल करने की भाषा एवं गणितीय परिस्थितियों में जो है भाषा का प्रयोग करना चाहिए। तो ये हो गया हमारा नॉर्मल उद्देश्य। हम एक बार और जानते हैं। तो इसमें हमने क्या जाना है कि पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? महत्वाकांक्षी होना चाहिए कि बच्चे थोड़ा सा सोच बच्चों की विकसित हो, थोड़ा सा उच्च सोचें, और सुसंगत होना चाहिए कि बच्चे कोई भी अगर विधियों का प्रयोग करना चाहें इस पाठ्यक्रम में तो वो कर सकते हैं।
गतिविधियों पर केंद्रित होना चाहिए। सबसे प्लस पॉइंट ये होता है कि आपकी गतिविधियाँ जहाँ पर आ गई सीटेट में वो ऑप्शन आपका सही हो जाता है, करेक्ट हो जाता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो। फिर हम देखते हैं जीवंत वास्तविकताओं से संबंधित कोई भी पाठ्यक्रम किसी भी सब्जेक्ट, मैथ से नहीं किसी भी सब्जेक्ट में है, अगर बच्चों के जीवन से संबंधित चीज़ें हैं तो बच्चे जल्दी सीखते हैं। फिर बात करते हैं प्रतिदिन की भाषा, गणितीय परिस्थिति की भाषा, समस्याओं को हल करने की भाषा और गणितीय परिस्थिति में भाषा का प्रयोग होना चाहिए। क्या है? भाषा का प्रयोग होना चाहिए। तो एक ये हो गया आपका। और यहाँ रटने पर बल देने वाला पाठ्यक्रम नहीं होना चाहिए, रटने से संबंधित नहीं होना चाहिए। तो ये तो होगा हमारा पाठ्यक्रम एनसीएफ 2005 के अनुसार ओवरऑल। अब हम देखते हैं प्राथमिक स्तर पर क्या होने चाहिए। प्राथमिक स्तर यानी कक्षा 1 से 5, ओके, कक्षा 1 से 5 प्राथमिक स्तर होता है आपका, और कक्षा 6 से 8 जो है उच्च प्राथमिक स्तर होता है। कक्षा 6 से 8 जो है उच्च प्राथमिक स्तर होता है। तो यहाँ पे हम सिलेबस की बात करते हैं तो स्वयं के अनुभव के आधार पर बच्चों के जो गणित का पाठ्यक्रम है, बच्चों के जो है स्वयं के अनुभव पर आधारित होना चाहिए, इसमें कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है। और बात करते हैं यहाँ पर जो पाठ्यक्रम में है बच्चों को संख्याओं का ज्ञान होना, संख्याओं के ज्ञान से संबंधित चीज़ें रखनी चाहिए। साधारण, जोड़, घटाव, गुणा, भाग, लासा, मासा, भिन्न, दशमलव, क्षेत्रफल, साधारण ब्याज, लाभ हानि और काम और समय, इन सबको इंक्लूड करना चाहिए उनके पाठ्यक्रम में, इन सबको रखना चाहिए। पाठ्यक्रम में हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें रखनी चाहिए कि बच्चों की नींव यहीं से तैयार होती है, बच्चे यहीं से सीखते हैं। तो जब तक बच्चों की नींव नहीं तैयार होगी तो ऊपर तक बच्चे अच्छे तरीके से नहीं जा पाएंगे। तो नींव को मजबूत करने के लिए हम साधारण यानी नॉर्मल सी चीज़ें यहाँ पे लेते हैं कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के पाठ्यक्रम में, कि उन्हें संख्याओं का ज्ञान हो जाए, साधारण, जोड़, घटाव, गुणा, भाग ये सारी चीज़ें जान जाएं, उन्हें नॉर्मल भिन्न का ज्ञान हो जाए, दशमलव, क्षेत्रफल का ज्ञान हो जाए, आयत का क्षेत्रफल हो गया, वर्ग का क्षेत्रफल हो गया, इस टाइप से नॉर्मल क्षेत्रफल हो गया। और देखते हैं साधारण ब्याज का ज्ञान हो जाए, और लासा मासा, लाभ हानि और काम और समय का नॉर्मल सा ज्ञान हो। बाकी आगे वो ऊंचे स्तर पर तो चीज़ें पढ़ते हैं, तो यहाँ से उनकी नींव मजबूत होती है। बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर होना चाहिए बच्चों का, पाठ्यक्रम में ऐसी चीज़ों को रखना चाहिए। फिर आगे हम देखते हैं विभिन्न आकृतियों पर आधारित होना चाहिए पाठ्यक्रम। तो पाठ्यक्रम में जो विभिन्न आकृतियाँ, जैसे नॉर्मल आकृतियाँ आप जानते ही हैं, त्रिभुज हो गया, वर्ग हो गया, आयत हो गया, वृत्त हो गया, इन सभी आकृतियों का बच्चों को भली भांति ज्ञान होना चाहिए। तो पाठ्यक्रम ऐसा रखना चाहिए कि बच्चों को इन सभी चीज़ों का ज्ञान कराया जा सके। और पाठ्यक्रम हमेशा मूर्त से अमूर्त रखना चाहिए, यानी कि बच्चों को ऐसा प्रत्यक्ष पाठ्यक्रम रखना चाहिए कि बच्चे वहाँ से चीज़ें अमूर्त चीज़ों की ओर जाएं या अप्रत्यक्ष चीज़ों की ओर जाएं, जो हमने उद्देश्यों में भी जाना था। ओके, फिर देखते हैं गणितीय खेल पाठ्यक्रम में क्या होना चाहिए। अब ये चीज़ ये आपका इंपॉर्टेंट बनेगा कि यहीं से उठा के क्वेश्चन रख देते हैं। गणितीय खेल, पहेलियाँ तथा खेल पर आधारित पाठ्यक्रम होना चाहिए। पाठ्यक्रम में क्या क्या होना चाहिए? गणितीय खेल से संबंधित पाठ्यक्रम होना चाहिए, पहेलियों से और खेल पर आधारित पाठ्यक्रम होना चाहिए। तो ये हो गया आपका प्राइमरी का यानी प्राथमिक स्तर का पाठ्यक्रम। एक बार हम और देख लेते हैं। ये पाठ्यक्रम बच्चों के स्वयं के जीवन से संबंधित होना चाहिए, और इस पाठ्यक्रम में संख्याओं का ज्ञान, साधारण, जोड़, घटाव, गुणा, भाग, लासा मासा, भिन्न, दशमलव, साधारण ब्याज, लाभ हानि और काम और समय का नॉर्मल सा ज्ञान बच्चों को रखना चाहिए। इसमें ऐसी पाठ्यक्रम में रखना है कि इन्हें बेसिक मजबूत हो जाए। फिर बात करते हैं विभिन्न आकृतियाँ, जैसे त्रिभुज, वर्ग, आयत, इन सभी आकृतियों का ज्ञान से संबंधित चीज़ों को रखना चाहिए पाठ्यक्रम में। और मूर्त से अमूर्त चीज़ें होनी चाहिए। और बात करते हैं कि गणितीय खेल, पहेलियाँ और खेल पर आधारित पाठ्यक्रम होना चाहिए। तो ये हो गया आपका नॉर्मल पाठ्यक्रम और प्राथमिक स्तर का पाठ्यक्रम। फिर आगे बात करते हैं उच्च प्राथमिक स्तर का पाठ्यक्रम, यानी कि 6 से 8 तक का। अगर आपकी मैथ्स है 6 से 8 में तो आप इसको पढ़ने की ज़रूरत है। अगर 1 से 5 तक आपका नहीं तो 1 से बाकी ऊपर का तो सबको पढ़ने की ज़रूरत है, जिन्होंने प्राइमरी वाला सीटेट डाला है और जिन्होंने जूनियर डाला है, जिनका मैथ साइंस है, तो वो इस पाठ्यक्रम को पढ़ सकते हैं उच्च प्राथमिक स्तर के। तो चलिए हम देखते हैं इसमें क्या दिया गया है कि उच्च प्राथमिक स्तर का जो पाठ्यक्रम होता है, सबसे पहले पॉइंट करिए कि रेखा गणित साध्यों पर आधारित होना चाहिए। तो यहाँ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि रेखा गणित के साध्यों पर आधारित पाठ्यक्रम होना चाहिए, क्योंकि बच्चा यहाँ पर सूक्ष्म बातों को समझने लगता है। क्या करता है? सूक्ष्म बातों को समझने लगता है। इसलिए क्या होना चाहिए? रेखा गणित के साध्यों पर आधारित पाठ्यक्रम होना चाहिए। और यहाँ पर बीज गणित के प्रारंभिक ज्ञान से संबंधित पाठ्यक्रम भी रखना चाहिए, क्योंकि बेसिक ज्ञान बच्चों को यहाँ पर अंक गणित, बीज गणित, अंक गणित बच्चे यहाँ सीखते हैं कक्षा 1 से 5 में। उसके बाद यहाँ पर रेखा गणित और बीज गणित और जो आगे हमारे काम आने वाली चीज़ है, बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा यहीं से बनता है। तो हमने पहले क्या देखा है? रेखा गणित के साध्यों पर आधारित होना चाहिए पाठ्यक्रम, जहाँ से बच्चे सूक्ष्म जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और हम बात करते हैं कि बीज गणित का प्रारंभिक ज्ञान, यानी बीज गणित के प्रारंभिक ज्ञान को भी यहाँ पे रखना चाहिए। और फिर आगे बात करें पाठ्यक्रम में क्या होना चाहिए? गणितीय नियम, वर्गमूल, अनुपात समानुपात,
प्रतिशत, क्षेत्रफल एवं ग्राफ का भी प्रयोग होना चाहिए इन पाठ्यक्रमों में। किसका किसका? गणितीय नियम, वर्गमूल, अनुपात समानुपात, प्रतिशत, क्षेत्रफल एवं ग्राफ। अब यहीं से आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंफ्यूज कर देगा, क्योंकि वर्गमूल, अनुपात समानुपात आपका उच्च प्राथमिक स्तर पर आएगा, कहीं कहीं ऑप्शन में प्राथमिक स्तर में दे देगा, तो वो चीज़ें आपकी गलत होंगी। तो ये ऐसे ही आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा कि जो चीज़ें यहाँ हैं वो यही हैं। ओके, फिर देखते हैं प्रहसन की क्रिया को बढ़ावा देना। हमने उद्देश्यों में बताया था कि प्रहसन की क्रिया यानी डाटा हैंडलिंग, अगर ये आपका है, इसकी सहायता से ग्राफ का अच्छे से निरूपण हो पाता है, ग्राफ की चीज़ों को बच्चे अच्छे से सीख पाते हैं। और बात करें, यहाँ पे दिया है दृश्यीकरण कौशल को विस्तार। तो बात करते हैं दृश्यीकरण कौशल को विस्तार देने वाला होना चाहिए, क्योंकि बच्चे यहाँ से समझते हैं और संगठन और कल्पना शक्ति को यहाँ से बढ़ावा मिलता है। बच्चों के संगठन एवं कल्पना शक्ति को बढ़ावा मिलता है, संगठन एवं कल्पना शक्ति को बढ़ावा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इतना भी समझाने वाला नहीं था। चलिए एक बार हम और देख लेते हैं। हम देखते हैं कि उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। रेखागणित के साध्यों पर आधारित होना चाहिए। ओके, रेखागणित के साध्यों जैसे क्या क्या आ जाना चाहिए रेखागणित में, तो इसमें बच्चे सूक्ष्म चीज़ों को जान लेते हैं। और बीजगणित का प्रारंभिक ज्ञान यहाँ पर होना चाहिए। गणितीय नियम, वर्गमूल, अनुपात समानुपात, प्रतिशत, क्षेत्रफल एवं ग्राफ का प्रयोग होना चाहिए। और आगे बात करें हम, तो प्रहसन की प्रक्रिया को यहाँ पर बढ़ावा दिया जाना चाहिए पाठ्यक्रम में। और दृश्यीकरण एवं कौशल का विस्तार होना चाहिए, जिससे बच्चों में संगठन और कल्पना शक्ति का विस्तार हो। तो ये हो गया आपके पाठ्यक्रम प्राथमिक स्तर पर, उच्च प्राथमिक और ओवरऑल। अब हम आगे की चीज़ों को जानेंगे कि यहाँ की समस्याएं क्या हैं और सिफारिशें क्या हैं। आइए देखते हैं। चलिए अब हम गणित शिक्षण की समस्याओं को भी जान लेते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार क्या बताया गया है कि गणित की समस्याएं क्या हैं। ओके, तो हम देखते हैं पहला क्या है, बच्चों में डर एवं असफलता का भाव। अधिकतर हमने देखा होगा कि मैथ्स से बच्चे अक्सर डरने लगते हैं। ओके, तो उन्हें क्या होता है, डर एवं असफलता का भाव उत्पन्न हो जाता है। किसका? डर एवं असफलता का। होता किस लिए है? तो गणित की जो संचयी, कभी कभी गणित की संचयी प्रकृति के कारण बच्चों के समझने में एक कठिन हो जाता है। ओके, क्या होता है कि संचयी गणित की जो है संचयी प्रकृति के कारण बच्चों में समझना थोड़ा कठिन हो जाता है। बच्चे को प्रकरण समझने में थोड़ी सी क्या होने लगती है, कठिनाई। जैसे हमने कहा, बच्चों को अगर दशमलव में दिक्कत है, ओके, अगर बच्चे को दशमलव में दिक्कत है तो क्या उसे प्रतिशत में दिक्कत नहीं होगी? जरूर दिक्कत होगी। तो ये चीज़ें हो जाती हैं। तो यहाँ पे हम यही कह सकते हैं कि बच्चों में डर एवं असफलता का भाव आ जाता है कि यहाँ पर गणित की प्रकृति जो है संचयी होती है, इसलिए उन्हें प्रकरण समझने में थोड़ी सी कठिनाई होती है। क्या समझने में? प्रकरण को समझने में बच्चों में थोड़ी सी कठिनाई होती है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि अगर उन्हें दशमलव में बच्चों को दिक्कत है, दशमलव के सवाल नहीं आ रहे हैं, तो उन्हें प्रतिशत में भी दिक्कत होगी। इसलिए बच्चे घबराहट और के कारण डर जाते हैं और असफलता उनके आसपास घूमने लगती है, यानी कि मैथ से जी चुराने लगते हैं बच्चे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये समस्याओं में आपकी चीज़ें आती हैं। क्या हो जाता है समस्याओं में कि बच्चों में डर एवं असफलता का भाव होता है। फिर आगे बात करते हैं निराशाजनक पाठ्यचर्या। निराशाजनक पाठ्यचर्या की बात करें तो यहाँ पर विधियों एवं सूत्रों पर बहुत ज़्यादा बल दिया जाता है। पाठ्यक्रम में जो है विधियों एवं सूत्रों पर अधिक बल दिया जाता है। ओके, सूत्रों पर अधिक बल, तो निराशाजनक पाठ्यक्रम हम इसीलिए मान सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, विधियों एवं सूत्रों पर अधिक बल दिया जाता है। और बात करें तो जो है, तो ये यहाँ पर पूरा तथ्यों का बच्चों के लिए भंडार बन जाता है। क्या बन जाता है? तथ्यों का भंडार बन जाता है। तो बच्चों को समझने में भी दिक्कत होती है, याद करने में भी दिक्कत होती है, उन पर बर्डन थोड़ा बढ़ जाता है। तो हम ये कह सकते हैं निराशाजनक पाठ्यचर्या में क्या होता है कि विधियों सूत्रों पर अधिक बल होने के कारण बच्चों में जो है तथ्यों का भंडार बढ़ जाता है और बच्चे जो है आगे तक जा नहीं पाते हैं, क्योंकि उनकी योग्यता, यहाँ से उनकी योग्यता सीमित रह जाती है। इस वजह से उनकी क्या है, योग्यता सीमित रह जाती है, वो नियमों और सूत्रों में ही उलझे रहते हैं। तो दूसरी समस्या ये हो गई। तीसरी समस्या क्या है? अपरिष्कृत मूल्यांकन। अगर अपरिष्कृत मूल्यांकन की बात करें तो इसमें क्या है कि गणित में विधियों सूत्रों का जो है प्रभुत्व रहता है। किसका प्रभुत्व रहता है? प्रभुत्व किसका रहता है? विधि एवं सूत्रों का। विधि एवं सूत्रों का है गणित में क्या है, प्रभुत्व रहता है। और आगे हम बात करें इसके बारे में तो क्या होता है, यहाँ पर मूल्यांकन व निर्धारण की जो है प्रकृति के कारण देखते हैं यहाँ पर, जैसे मूल्यांकन एवं प्रकृति के निर्धारण
तो हम देखते हैं यहाँ पर मूल्यांकन एवं प्रकृति के निर्धारण के कारण किसका प्रभुत्व हो जाता है, विधियों एवं सूत्रों का क्या है, प्रभुत्व हो जाता है। तो एक समस्या अपरिष्कृत मूल्यांकन होगा तो यहाँ पर विधि एवं सूत्रों का बोलबाला हो जाता है, जहाँ पे हमने ये भी बताया है कि विधि एवं सूत्रों पर अधिक बल देने के कारण बच्चों में क्या निराशाजनक पाठ्यचर्या हो जाती है, उनमें निराशा हो जाती है, तथ्यों का भंडार बन जाता है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि मूल्यांकन और प्रकृति के निर्धारण के कारण यहाँ पर किसका प्रभुत्व कर देते हैं, विधियों एवं सूत्रों का प्रभुत्व हो जाता है। तो इन चीज़ों को आप समझेंगे। तीसरा क्या था, अपरिष्कृत मूल्यांकन था, तो सीधा सीधा आप वैसे ही जानेंगे, बाकी समस्याएं आएंगी तो आप इतने वो नहीं है कि नहीं जान पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। फिर इसमें क्या देखते हैं कि जब बच्चे सूत्रों को याद करने हैं तो उनकी याद करने में ही सूत्रों को यहाँ पर बच्चों को याद करना पड़ता है, ये एक समस्या है। सूत्रों को याद करना, तो ज्ञान उनका क्या हो जाता है, सीमित हो जाता है, जहाँ ऊपर भी हमने बताया कि ज्ञान क्या हो जाता है, सीमित हो जाता है। तो ये चीज़ें हमने देखी तीसरे में। फिर आगे हम देखते हैं शिक्षक की अपर्याप्त तैयारी। कभी कभी होता है कि शिक्षक तैयार नहीं होता है और बच्चों को पढ़ाने आ जाता है, ठीक। तो इसमें शिक्षक की अपर्याप्त तैयारी बच्चों को बहुत हद तक इफेक्ट डालती है, बच्चों की तैयारी पर या बच्चों के समझने पर। तो इसमें और अधिक कुछ इतना जानने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि यहाँ से जब अगर बच्चे शिक्षक की तैयारी अपर्याप्त है तो बच्चे कम अभिप्रेरित होते हैं, उनमें प्रेरणा नहीं आती है, कम अभिप्रेरित होते हैं। तो ये चीज़ें हो जाती हैं यहाँ पे। और बात करें आगे व्यवस्थागत समस्याएं। अब व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पर जो है शिक्षक जो है गणित शिक्षकों को कोष्ठीकरण अर्थात विभिन्न स्तर के शिक्षकों में संवाद की कमी होती है। व्यवस्थागत समस्याएं क्या है, शिक्षकों के संवाद में कमी हो जाती है। यहाँ पर शिक्षकों के संवाद में कमी, इतना डीप में आपको जाने की वैसे ज़रूरत है नहीं, ऊपर ऊपर ही आपको पढ़ने की ज़रूरत है। आप इतना जान जाएंगे कि समस्याएं कौन कौन सी हैं गणित में, तो इतना जानने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर जो है गणित शिक्षा का आकार क्या है, ऊंचा है, थोड़ा सा ऊंचा और तकुआकार बता सकते हैं। आकार कैसा है गणित शिक्षा का, ऊंचा और तकुआकार, ऊंचा और तकुआकार। तो ये चीज़ों को देखिएगा। और ये तो हमारी हो जाती हैं समस्याएं। इन समस्याओं को हम एक बार और देख लेते हैं, फिर से देखिएगा। तो गणित शिक्षण की समस्याएं भी बहुत होती हैं कि बहुत सारे बच्चे गणित से डरते हैं। तो उन चीज़ों को हमने देखा कि बच्चों में डर एवं असफलता का भाव क्या हो जाता है। गणित की प्रकृति जो है संचयी प्रकृति की होने के कारण उनके प्रकरण को समझने में बच्चों में दिक्कत हो जाती है, और यहीं से वो अवधारणाओं में गड़बड़ कर देते हैं कि अगर उन्हें दशमलव की अवधारणा नहीं आती है तो जाहिर सी बात है प्रतिशत में गलत करते हैं। तो इसी के कारण बच्चों में डर का भाव पैदा हो जाता है। फिर बात करते हैं निराशाजनक पाठ्यचर्या, क्योंकि पाठ्यचर्या में अधिकतर आपने अभी देखा होगा अधिकतर विधियों एवं नियमों पर जोर दिया गया है, सूत्रों पर जोर दिया गया है। तो यहाँ से बच्चों में जो है रटने पर थोड़ा सा बल दिया जाता है, और तथ्यों का भंडार बच्चों में हो जाता है, तो समझने में उन्हें दिक्कत होती है और उनकी योग्यता वहीं पे सीमित रह जाती है उतने ही तक, ठीक है। आगे सोचने का उन्हें मौका नहीं मिलता, जबकि सीधा सीधा ऐसे लिखा है पाठ्यक्रम में आपके कि मूर्त से अमूर्त की तरफ होना चाहिए पाठ्यक्रम। फिर आगे बात करते हैं अपरिष्कृत मूल्यांकन। तो मूल्यांकन की प्रकृति क्या हमने लिखा था, मूल्यांकन एवं प्रकृति के निर्धारण के कारण क्या है, विधि एवं सूत्रों का प्रभुत्व कर दिया जाता है यहाँ पे। तो ये एक समस्या हो जाती है जहाँ पर सूत्रों को याद करना और याद करने की क्षमता, यही सब चीज़ों को ज्ञान सीमित हो जाता है। फिर शिक्षक की अपर्याप्त तैयारी। अगर शिक्षक की अपर्याप्त तैयारी है, शिक्षक क्लास में कॉन्फिडेंट होकर नहीं पढ़ा सकता है, अच्छी विधियों का प्रयोग नहीं कर पाएगा, तो बच्चों में प्रेरणा की कमी रह जाती है और सीख नहीं पाते हैं। फिर बात करते हैं व्यवस्थागत समस्याएं कि शिक्षकों के संवाद में कमी हो या उनका आकार जो है, यहाँ पर गणित शिक्षा का आकार ऊंचा और तकुआकार हो जाता है। तो ये सारी व्यवस्थागत समस्याएं हैं। तो आपको इधर ही इतना याद करने की जरूरत है, इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए बता दिया गया है। तो अच्छे से आप वीडियो देखेंगे तो आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी वैसे। तो हमने ये समस्याएं देख ली, अब हम सिफारिशें देख लेंगे कि हमने उद्देश्य देखा, पाठ्यचर्या देखा और यहाँ पे क्या देखा, समस्याएं देखा। अब हम देखते हैं कि इन सब के बाद क्या सिफारिश दी है, सिफारिश की है एनसीएफ 2005 के अनुसार की गई है। चलिए आगे बात करते हैं कि समस्याएं थी उनके समाधान हेतु क्या क्या सिफारिशें दी हैं एनसीएफ 2005 ने। तो हम देखते हैं क्या दिया इन्होंने कि बच्चों का फोकस जो है संकीर्ण लक्ष्यों से हटाकर उच्च लक्ष्यों की तरफ करना चाहिए। कि बच्चे जो है फोकस करें तो उन्हें संकीर्ण लक्ष्य यानी कि संकुचित लक्ष्य से हटाकर ऊंचे लक्ष्यों की तरफ उनका ध्यान आकर्षित करना चाहिए कि वो ऊंचे लक्ष्य की तरफ बढ़े। इसमें आपके लिए सिफारिशें इतनी हैं। फिर आगे बात करें तो लिया है तथ्यात्मक ज्ञान, प्रक्रियात्मक प्रवाह एवं संकल्पनात्मक समझ बच्चों में क्या विकसित करना। तो बच्चों में क्या विकसित करना, ये सुझाव दिया गया है समस्या समाधान के हेतु कि बच्चों में तथ्यात्मक ज्ञान का, प्रक्रियात्मक प्रवाह का एवं संकल्पनात्मक समझ को विकसित करना। एक सिफारिश ये हो गई। फिर आगे बात करते हैं समस्या समाधान में
गतिविधियों आदि से वातावरण का निर्माण करना, यानी कि समस्या समाधान की उचित विधि होनी चाहिए आपकी। कोई भी तरीका अच्छे से तरीका होना चाहिए, गतिविधि आधारित होना चाहिए कोई भी है। और गतिविधियों से अधिगम वातावरण का निर्माण करना, किसका? अधिगम वातावरण का निर्माण करना। किसी भी गतिविधि से या भी किसी भी चीज़ से आप अच्छे से अधिगम वातावरण का निर्माण कर सकते हैं, जिससे बच्चे रुचि ले पढ़ने में। फिर बात करते हैं आकलन पद्धतियों को बदलना। जो भी आकलन पद्धतियाँ इस समय प्रेजेंट टाइम में यूज हो रही हैं, उन्हें बदलना। फिर बात करते हैं समयानुसार उपागम की उपयुक्तता। यहाँ पे क्या है कि जब जिस समय आपको ज़रूरत हो जिस उपागम की, उस समय उसी उपागम का प्रयोग करना चाहिए। फिर बात करते हैं बच्चों में इष्टीकरण का विकास करना। इष्टीकरण क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा कि बच्चों में इष्टीकरण का विकास करने का मतलब क्या होता है। जैसे कोई भी सामान या रकम है, सुनिएगा ध्यान से, कि कोई भी सामान या रकम है उसे कम मूल्य पर खरीदा जाए, या दो विभिन्न रास्तों के द्वारा एक मंजिल पर पहुंचना हो, तो प्रत्येक के अगले लाभ या जो प्रत्येक की अगली लाभ या हानियाँ होती हैं, उन्हीं को इष्टीकरण करता है। यानी किसी भी चीज़ को खरीदना, उसके बाद उसमें जो लाभ या हानियाँ होती हैं, वही सब इष्टीकरण होता है। तो बच्चों में क्या, इष्टीकरण का विकास करना। फिर दिया दृश्यीकरण एवं निरूपण कौशल का विकास करना। बच्चों में क्या, दृश्यीकरण एवं निरूपण कौशल का विकास करना। तो ये चीज़ें हो गई, दृश्यीकरण एवं निरूपण कौशल का विकास करना। फिर बात करते हैं खुले हुए प्रश्नों को बढ़ावा देना। खुले हुए प्रश्न यानी कि खुले प्रश्न का मतलब है कि बच्चों को सीधे क्वेश्चन दे दिया जाए, उसमें बच्चे अपने समझ के अनुसार, अपने विचार के अनुसार कितनी भी चीज़ें लिख सकते हैं उस प्रश्न से रिलेटेड चीज़ें। जैसे एक बंद प्रश्न होते हैं, जैसे पूछा गया कि भारत की राजधानी क्या है, तो सीधे बता दिया गया दिल्ली है। अगर कहा जाए कि दिल्ली के बारे में लिखिए, तो ये हो गया खुले प्रश्नों को बढ़ावा देना। तो खुले प्रश्न हो गए कि बच्चे अपनी समझ के अनुसार दिल्ली के बारे में लिखेंगे। तो ये सारी चीज़ें हो गई। फिर देते हैं यहाँ पे लोक दशमलव प्रणाली का विकास। अब देखते हैं लोक दशमलव प्रणाली क्या होती है। लोक दशमलव प्रणाली क्या होती है, इसको देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा कि लोक दशमलव प्रणाली क्या होती है। कि जो लोग औपचारिक रूप से पढ़े लिखे नहीं होते हैं, ओके, जो लोग क्या होता है औपचारिक रूप से पढ़े लिखे नहीं होते हैं, वे मानसिक गणित विधियों का उपयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? मानसिक गणित विधियों का प्रयोग करते हैं। मानसिक गणित विधियों का प्रयोग करते हैं, ओके। जो लोग क्या होता है औपचारिक रूप से पढ़े लिखे नहीं होते हैं, वे किसका प्रयोग करते हैं? मानसिक गणित विधियों का प्रयोग करते हैं, ओके, उपयोग करते हैं। इन्हीं को लोक दशमलव प्रणाली कहते हैं। तो इसी का विकास करना किसमें? बच्चों में। फिर यहाँ पे किस किस चीज़ का उपयोग करना चाहिए? ग्राफ पेपर का, जियो बोर्ड, गिनतारा, ज्यामिति बॉक्स, इन सभी चीज़ों का उपयोग होना चाहिए। ये क्या है? सिफारिश है। फिर उचित टीएलएम, यानी किस टाइम पर कौन सा टीएलएम का यूज होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हो गई। एक बार और देख लेते हैं सिफारिशें क्या क्या बताई गई हैं। कि बच्चों का जो है फोकस संकीर्ण लक्ष्यों से हटाकर उच्च लक्ष्यों की तरफ करना, यानी कि उनकी सोच और थोड़ा विस्तृत हो जाए। फिर बात करते हैं तथ्यात्मक ज्ञान, प्रक्रियात्मक प्रवाह, संकल्पनात्मक समझ को विकसित करना, समस्या समाधान के लिए उचित गतिविधियों का प्रयोग करना, उचित विधियों का प्रयोग करना, और गतिविधियों आदि से अधिगम वातावरण का निर्माण करना। फिर देखते हैं आकलन पद्धतियों को बदलना, यानी इसमें थोड़ा सा बदलाव लाना, समय अनुसार उपागम की उपयुक्तता, और बच्चों में इष्टीकरण का विकास। जैसे हमने कहा कोई भी चीज़ें कम या ज़्यादा रकम में खरीदी गई हैं, उसे अलग पहुँचाकर बेची गई हैं, तो उसमें जो लाभ या हानि होता है वही सारी चीज़ें क्या है? इष्टीकरण है। फिर बात करते हैं दृष्टिकरण एवं निरूपण कौशल का विकास करना, खुले हुए प्रश्नों को बढ़ावा देना। जाहिर सी बात है ये इंपॉर्टेंट है आपका। खुले प्रश्न और बंद प्रश्न ऐसे आपके क्वेश्चन आते हैं सीटेट में। लोक दशमलव प्रणाली का विकास करना। लोक दशमलव प्रणाली के बारे में भी हमने बताया कि जो लोग औपचारिक रूप से पढ़े लिखे नहीं हैं, वो जिस विधि का प्रयोग करते हैं, अपनी मानसिक विधियों का प्रयोग करते हैं, उन्हीं को लोक दशमलव प्रणाली कहते हैं। और क्या प्रयोग करना गणित में? ग्राफ पेपर, जियो बोर्ड, गिनतारा और ज्यामिति बॉक्स का प्रयोग करना, और उचित टीएलएम का प्रयोग करना। तो ये हो गया आपका एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण कंप्लीट आपका, जहाँ पे आपका गणित शिक्षण से संबंधित चीज़ें आ गई एनसीएफ के अनुसार। उद्देश्य हो गया, परामर्श हो गया, सुझाव हो गया, और पाठ्यक्रम हो गया। तो सारी चीज़ों को हमने जान लिया गणित से रिलेटेड। और भी एनसीएफ हम जान लेंगे अदर सब्जेक्ट का, सारे एक में कंबाइंड करके, बाकी चीज़ों का अलग हो, क्योंकि उसमें आपकी कुछ विधियाँ अलग थी, कुछ नियम अलग थे, उन सभी चीज़ों को हमें जानना था। तो ये हो गया एनसीएफ 2005। इसके बाद हम लाएंगे आपकी नई शिक्षा नीति 2020 जो आई थी, क्योंकि वो आने वाले हाल ही के टीचिंग एग्जामों में सब में वहाँ से क्वेश्चन आपके बनेंगे, जितने भी टीचिंग एग्जाम है, चाहे सीटेट में है, सीटेट में भी बनेंगे। तो इन सभी चीज़ों को हम लाएंगे और डिटेल में अच्छे से पढ़ाएंगे। तो अभी तक हम ये भी चल रहे हैं मैथ पेडागोजी में, देखिए हम कल क्या पढ़ाते हैं। तो ज़रूर बताइएगा क्लास कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, टीचिंग लर्नर्स बाय शालिनी श्रीवास्तव, टीचिंग लर्नर्स बाय शालिनी श्रीवास्तव टेलीग्राम आईडी हो गई हमारी।
और इंस्टाग्राम आईडी है टीचिंग लर्नर्स शालिनी, जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। और ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में क्लास कैसी लगी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।